नाज़रीन ग्रामी, तारीख कई ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनके रूनुमा होने के सबब कुछ ऐसा मंजरनामा बना जिसने यकलख तारीख का धारा मोड़ दिया। 79 हिजरी में दमिश्क में सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का मसनद खिलाफत संभालना और इसके नतीजे में कतीबा बिन मुस्लिम का चीन की सरहदों से, तारिक बिन ज़ियाद का फ्रांस से और मोहम्मद बिन कासिम का फतह सिंध के बाद पलट जाना इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा 1402 ईस्वी में जंगे अनकरा में अमीर तैमूर के हाथों उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम की अफसोसनाक शिकस्त और गिरफ्तारी भी एक ऐसा ही वाकया था कि जिसने यकायक तारीख का रुख मोड़ दिया और इसके नतीजे में पूरे यूरोप की तस्कीर की ख्वाहिश उस्मानी तुर्कों का ख्वाब बनकर रह गई। इसी तरह कहा जाता है कि अगर 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को शिकस्त ना होती तो शायद दुनिया को जंगे अजीम अव्वल और दोम की तवाकारी का सामना न करना पड़ता। आज हमारा मौजू एक ऐसी मार्का आराई का तज़किरा है जो 25 रमजानुल मुबारक 658 हिजरी बमुताबिक 1260 ईस्वी को मिस्र और शाम के दरमियान वाक़े ऐन जालूत के मकाम पर पेश है और जिसके नतीजे में आलम इस्लाम जो बज़ाहिर तबाही के दहाने पर पहुंच गया था वो मुकम्मल बर्बादी से बच गया। हैरान कुन तौर पर हमारा तालीम याफ्ता तबका भी मार्का ऐन जालूत और इसके हीरो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के बारे में बहुत कम वाकफियत रखता है। हालांकि इस मार्का आराई के नतीजे में न सिर्फ आलम इस्लाम को सियासी तौर पर नई जिंदगी मिली बल्कि हरमैन शरीफैन की हुर्मत को लाक शदीद तरीन खतरा भी टल गया। ये मार्का क्यों, कहां और कैसे पेश आया, आइए इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्का ऐन जालूत की अहमियत को समझने के लिए 13वीं सदी ईस्वी के सियासी मंजरनामे को देखना पड़ेगा। ये सदी आलम इस्लाम के लिए निहायत पुराशोभ थी और इस सदी में जितने मुसलमान शहीद हुए शायद इतने मुसलमान इससे पहले शहीद नहीं हुए थे। ये मुस्लिम तारीख का एक अलमनाक बाब है कि 1219 में मंगोलिया से उठने वाला तूफान बिलाखेज 1 करोड़ मुसलमानों को बहाकर ले गया। चंगेज खान ने पहले तो चीन की अजीम तारीखी सल्तनत को बर्बाद किया, फिर उसने मावरा नहर के इलाकों का रुख करते हुए समरकंद, बुखारा, ताशकंद, मरू और निसार से लेकर खिरासान के इलाके हरात तक और निशापुर से लेकर दरियाए सिंध के साहिली इलाकों तक तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम की। वस्ती एशिया और चीन के बाद मशरकी यूरोप और रूस के इलाके चंगेज खान का शिकार बने। नाज़रीन ग्रामी, 1227 ईस्वी में चंगेज खान की वफात के बाद ओक्ताई खान उसका जानशीन बना। 1246 ईस्वी में ओक्ताई खान का बेटा ग्यूक खान तीसरा खाकान आजम मुंतखब हुआ और 1251 में मंगू खान जो तोली खान का बेटा था वो चौथा खाकान बना। खाकान की तब्दीलियों के बावजूद भी मंगोल सल्तनत के हमले इर्द गिर्द के इलाकों में जारी रहे और अब इनका निशाना मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें भी बनने लगी जिनमें यूरोपी और रूसी कौमें भी शामिल थीं। 1258 में हलाकू खान ने मंगू खान के गवर्नर की हैसियत से बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया का खात्मा कर दिया। बगदाद के साथ साथ मूसल, हलब और दमिश्क भी हलाकू खान के हाथों फतह हो गए। दमिश्क के सिवा क्योंकि वहां के हाकिम ने हलाकू खान से मुआहदा कर लिया था, इराक और शाम के अक्सर शहरों को बगदाद जैसी कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया गया। इस तरह तातारी यलगार वस्ती एशिया से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों, मशरकी यूरोप, शाम, फलस्तीन और इराक से निकलकर मिस्र के दरवाजे तक पहुंच गई। 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर हमला करते हुए इस शहर को भी तख्तो-ताराज कर दिया। 1237 में बातू खान बल्गारिया पर कब्जा कर चुका था और 1241 में उसने लाइट्स के मैदान में जर्मनों को शिकस्त से दोचार किया। उसी साल मंगोलों ने शाह हंगरी को भी शिकस्त दे दी। मुख्तसर ये कि 13वीं सदी ईस्वी के वस्त में मंगोल वस्ती एशिया से निकलकर चारों तरफ फैल गए और हर तरफ उनकी कत्लो गारतगरी और फतुहात जारी थी। मंगोल सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, मगर मंगोलिया का खान अब भी पूरी सल्तनत का हुक्मरान समझा जाता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसे में हलाकू खान 3 लाख के टडीदल लश्कर के हमरा इराक, शाम, फलस्तीन के शहरों को फतह करके मिस्र पर हमला आवर हो गए। मिस्र के बाद अब बराह रास्त मंगोल खतरा हिजाज की मुकद्दस सरजमीन के सामने आ गया था जिसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के शहर आबाद थे। यानी अगर हलाकू खान मिस्र को भी फतह कर लेता तो इसके बाद हिजाज के मुकद्दस मकामात तक उसकी राह में कोई काबिल जिक्र हुकूमत नहीं थी। 1260 के रमजानुल मुबारक में मिस्र और शाम के सरहदी इलाके ऐन जालूत के मकाम पर हलाकू खान की 3 लाख फौज मिस्र के ममलूक सुल्तान के 20,000 के मुख्तसर दस्ते के सामने खड़ी थी। मिस्र में बहरी और बर्मी ममलूक हुक्मरानों ने 300 साल तक हुकूमत की।
इन सलातीन में जानशीनी के वक्त सख्त कशमकश होती और ताकतवर गुलाम अमीर सुल्तान बन जाता, यानी उनमें जानशीन के तौर पर बेटा हुकूमत हासिल नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ 1223 में ख्वारज़म शाह के एक दरबारी के घर बेटा पैदा हुआ और उसका नाम महमूद रखा गया। ख्वारज़म शाह किसी बात पर उस दरबारी से खफा हो गया और उसे कैद कर लिया गया। इस तरह ये आला खानदान गर्दिश में आ गया। इसी दौरान ख्वारज़म की सल्तनत चंगेजी हमलों की जद में आकर तबाह हो गई और तातारियों ने मुसलमान बच्चों और जवानों को कैद करके गुलाम बनाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया। महमूद भी उन्हीं बच्चों की तरह गुलाम बनकर मुख्तलिफ हाथों फरोख्त होता रहा और आखिर में मिस्र के बाजार में फरोख्त के लिए लाया गया। मिस्र में मुख्तलिफ हाथों से होते हुए महमूद फातिमा नामी एक नेक खसलत खातून की तहवील में आ गया। फातिमा का एक बेटा फौत हो गया था जिसका नाम बैबरस था। महमूद की शक्ल उसके लड़के बैबरस से मिलती थी, चुनाचे फातिमा ने महमूद का नाम बदलकर बैबरस रख दिया और इसे अपना बेटा बना लिया। फातिमा का एक भाई मिस्र के सुल्तान अल मुल्क साले नजमुद्दीन के दरबार से मुंसलिक था। इसकी मुलाकात जब बैबरस से हुई तो वो उसे काहिरा सुल्तान के दरबार में ले गया। सुल्तान अल मुल्क साले ने कई लावारिस लड़के अपनी खिफालत में लिए हुए थे। इन लड़कों की अच्छी तालीम और तरबियत की जाती, खुराक का ख्याल रखा जाता और सख्त जंगी तरबियत के मराहिल से गुजारा जाता। इस तरह ये लड़के सुल्तान के वफादार बन जाते और सुल्तान की जाती फौज में शामिल कर लिए जाते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, महमूद बराह रास्त सुल्तान मिस्र की ज़ेरे निगरानी तरबियत पाकर रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से मिस्र की फौज में शामिल हो गया और अपनी लियाकत और महारत के सबब मिस्री फौज का सालार शुमार होने लगा। मिस्र, शाम और फलस्तीन के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल ऐन जालूत का मैदान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस मैदान को ऐन जालूत इसलिए कहते हैं कि यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह को शिकस्त दी थी। इस मार्का आराई को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान किया है। और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और जो चाहा उसे सिखाया। अल बकरा आयत नंबर 251। ऐन जालूत के मानी है जालूत का चश्मा। उस इलाके में 658 हिजरी में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर था। उस वक्त मिस्र का हाकिम ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन था और रुकनुद्दीन बैबरस फौज का सिपहसालार था। सुल्तान की फौज किसी भी तरह 3 लाख के लश्कर जरार का मुकाबला करने के काबिल न थी और अब मिस्र की शिकस्त का मतलब था कि हलाकू खान की रसाई हिजाज मुकद्दस के शहरों और हरमैन शरीफैन तक हो जाती और फिर मराकश शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम इलाके और फिर उनलस इसके कहर से न बच सकते। मगर इस मौके पर अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम को बचा लिया। एक मौजर रुनुमा हुआ और हलाकू खान को अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा लेकर कराक्रम वापस जाना पड़ा। कराक्रम के चौथे खाकान आजम मंगू खान का इंतकाल हो गया और दुनिया भर से तातारी शहजादे कराक्रम के मरकजी जिरगे, जिसे क्रोलताई कहा जाता था, उसमें शिरकत करने के लिए कराक्रम रवाना हो गए। हलाकू खान ने अपने नायब कुतुबगा खान को 20,000 का लश्कर सौंपकर वापस कराक्रम की राह इख्तियार की। 15 रमजान 658 हिजरी बमुताबिक 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में मंगोल सालार कुतुबगा खान अपने लश्कर के साथ मुकीम था कि सुल्तान और अमीर रुकनुद्दीन बैबरस अफवाज मिस्र के साथ आ मौजूद हुए। दोस्तों, हलाकू खान की रवानगी के बाद दोनों लश्करों में अद्दी तवाजुन तकरीबन बराबर हो गया था, क्योंकि तातारी लश्कर का बड़ा हिस्सा हलाकू खान अपने साथ ले गया था। अमली तौर पर अफवाज की कमान रुकनुद्दीन बैबरस के पास थी। बैबरस तातारियों के किस्से सुनकर कहा करता था कि वक्त आने दो, हम इन वैश्यों को बता देंगे कि सिर्फ वही लड़ना नहीं जानते, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी गर्दनें दबोच सकते हैं। कुतुबगा खान को हलाकू खान की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि उसकी वापसी तक इसी जगह क़याम करे और मिस्र पर हरगिज हमला आवर ना हो। अमीर रुकनुद्दीन बैबरस को जब हलाकू खान की वापसी की इत्ला मिली तो उसने सुल्तान को फौरन मंगोलों पर हमला करने का मशवरा दिया। इस तरह बाकायदा तौर पर आगे बढ़कर रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल लश्कर पर हमला कर दिया। ऐन जालूत की इस तारीख साज जंग में रुकनुद्दीन बैबरस ने तातारियों पर उनका अपना तरीका हर्ब इस्तेमाल किया। उसने अपने चंद दस्ते एक घाटी में घात लगाकर बिठा दिए। बैबरस ने इब्तिदाई तौर पर पसपाई का अंदाज इख्तियार किया और मंगोल उसकी चाल में आकर घाटी में फंस गए। घात लगाकर दुश्मन को तंग जगह लाकर फंसाना तातारियों का अपना अंदाजे जंग था, जो रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद उन पर इस्तेमाल किया और माजी की फतूहात के नशे में सरशार कुतुबगा खान बैबरस की चाल में आ गया। घाटी में घात लगाए महफूज मिस्री दस्ते ने मंगोलों को तहस नहस कर दिया। मंगोल लश्कर में अबतरी फैल गई और वो 2 अतराफ से मुसलमानों में घिर गए।
बैबरस ने मंगोल फौज का कत्लेआम किया और इन्हें इस बुरी तरह से मारा कि तारीख में इससे पहले तातारियों के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुतुबगा खान बैबरस के हाथों गिरफ्तार हुआ और बैबरस ने उसे कत्ल कर दिया। मंगोल लश्कर मुकम्मल तौर पर कत्ल या गिरफ्तार हो गया था। मकतूल सालार कुतुबगा खान की लाश की नुमाइश काहिरा की गलियों में तातारी कैदियों के साथ की गई और बाद अज़ां उन कैदियों को भी कत्ल कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ऐन जालूत के मैदान में तातारियों की शिकस्त की खबरें शाम और फलस्तीन की मंगोल मकबूजात में आग की तरह फैल गई। मुसलमानों ने मंगोल हाकिमों के खिलाफ बगावत कर दी और जगह जगह से खबरें आने लगी कि मुसलमानों ने तातारियों से शहर वापस लेने शुरू कर दिए। इस तरह देखते ही देखते शाम और फलस्तीन की अक्सर मकबूजात मंगोल तसल्लुत से आजाद हो गई। इस तरह मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी 40 साल तक मजलूम मुसलमानों का खून पीकर 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गई। अगरचे इसके बाद भी तातारियों ने मुसलमानों के इलाकों पर कई हमले किए, मगर इनके नाकाबिले शिकस्त रहने का तासुर खत्म हो गया था और अब मुसलमान हर जगह डटकर उनका मुकाबला करते थे। हिंदुस्तान पर मुसलसल तातारी हमले और खलीजियों का कामयाब दिफा इसकी एक रोशन मिसाल है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।